हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने पार्ट 1 में अपना टॉपिक 3.1, 3.2 कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट पे हम अपना टॉपिक 3.3, 3.4 और 3.5 को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक 3.3 जो हमारा है वो है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज़ कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस एबॉर्शन। ठीक है, जब इंटेंशनली आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो फुल टर्म उसका आने से पहले ही वो टर्मिनेट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। Nearly 45 to 50 billions of MTPs are performed in a year all over the world। तो ये डेटा हमें याद रखना है कि कितनी आपकी जो MTPs होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। 45 to 50 मिलियन MTP जो होती हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म की जाती हैं, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। जो कि आपका क्या है, 1/5 टोटल, जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसीज होती हैं उसका 1/5 है। ठीक है, वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज्ड MTP आर not is begin to debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने आपका लीगलाइज कर दिया है MTP को इन ईयर 1971। ठीक है, और हमारे यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी अप्लाई करी हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ताकि MTP का आपका मिसयूज़ ना हो पाए। ठीक है, सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इन डिस्क्रिमिनेशन एंड लीगल एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इसीलिए लगाए गए ताकि आपका इनडिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर के बीच में, है ना, और आपका जो फीमेल फिटिसाइड है वो ना हो। ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं, जो हमारा अभी आपका जो बेबी अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसका जेंडर पता लगा करके अगर वो फीमेल होती है तो क्या करवा देते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने कुछ आपके स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई करी हैं ताकि इसका मिसयूज़ ना हो पाए। ठीक है, वाई MTP? Obviously the answer is to get rid of an unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during the coitus or rapes। ठीक है, तो क्यों MTP करवाई जाती है? ताकि कभी कभी क्या होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम अवॉइड कर पाएँ। ठीक है, कभी कभी जो प्रेगनेंसी होती है वो अनवांटेड हो जाती है उसके लिए, और कभी कभी जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके फेल हो जाते हैं। ठीक है, और जो रेप वाले केसेस होते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, MTP वाली जो कंडीशन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम करवाते हैं। तो MTP जो है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, MTPs आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेज where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। ठीक है, तो MTP जो होती है हम तब भी आपका करवाते हैं जब ऐसा होता है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही होते रही तो वो आपका मदर के लिए या फिर जो आपका फीटस है उसके लिए डेंजरस होगी, इसीलिए भी हम कितने बार जो होता है MTPs कराई जाती हैं। ठीक है, MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो MTP जो होती है वो आपकी सेफ कब होती है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज़ अप टू 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब आपका 3rd मंथ तक जो होती है MTP करवाना सेफ होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। वन disturbing trend observed in the majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too। ठीक है, तो जो आपका MTP है वो आपका 3 मंथ में करवाई जाए तो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराते हैं तो रिस्क थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो हमारे अनक्वालिफाइड जो हमारे लोग होते हैं कुछ, उनसे आपका MTP परफॉर्म करवाते हैं, जो कि सिर्फ आपका अनसेफ नहीं है बल्कि आपका डेथ भी कॉज कर सकता है उस वीमेन की। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्सेज से ही MTP परफॉर्म करवानी चाहिए। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज़ द मिसयूज़ ऑफ एमनियोसिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तो वही हमने बोला कि आपका क्या करते हैं कि पहले ही जो हमारा बेबी अभी तक आया भी नहीं है उसका सेक्स जो होता है उसको पता करके बाय प्रोसेस दैट इज़ एमनियोसिंथेसिस, है ना, उसके थ्रू अनबॉर्न जो हमारा चाइल्ड है उसका आपका सेक्स पता लगा करके अगर फीमेल होता है तो क्या कर देते हैं, उसका एबॉर्शन करवा दिया जाता है।
ठीक है। तो ये क्या है आपका बहुत एक मिसयूज़ हो जाता है किसका, एमनियोसिंथेसिस का। फ्रीक्वेंटली इफ़ द फीटस इज़ फाउंड टू बी द फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय द एमटीपी, दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल। ठीक है, तो ये क्या है आपका बिल्कुल अगेंस्ट है, ये लीगल है ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइड बिफोर दिस आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे फीटस और हमारी जो मदर है दोनों के लिए क्या है, डेंजरस है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉइटस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कुड रिवर्स द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड। ठीक है, तो जो ये एमटीपी होती है ये तभी होती है कि कभी ऐसा है कि अनप्रोटेक्टेड कॉइटस हो गया है ना, कभी क्या हुआ अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई रेप वाले केस में, तब जा कर के जो एमटीपी होती है वो लीगल होती है कि हाँ ये तो क्या हो गया, गलती से हो गया। ठीक है, लेकिन अगर लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा चाइल्ड है उसका सेक्स पता लगा रहे हैं, अब और फीमेल है तो उसका क्या कर देते हैं, एमटीपी अबॉर्शन कराते हैं, तो वहाँ पे वो हो जाती है आपकी इलीगल। अब देखो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आ सकते हैं कि पहले एमटीपी की आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है कि क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और एमटीपी होता क्या है कि इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म इज कॉल्ड एज एमटीपी और या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, आपकी कितनी एमटीपीज परफॉर्म होती हैं पूरे वर्ल्ड में, तो 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती हैं, जो कि आपका 1/5 होता है टोटल प्रेगनेंसीज का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया में एमटीपी को कब लीगलाइज किया गया था, इन 1971, ये डेटा भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एमटीपी एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स। ठीक है, तो मेरिट्स क्या क्या है कि अब कभी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, रेप केसेस में क्या हो गया, आप क्या करा सकते हैं एमटीपी, तो यहाँ पर इसका एडवांटेज है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू जो हमारा चाइल्ड है अनबॉर्न चाइल्ड उसका आपका सेक्स पता लगाते हैं और क्या करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, तो ये उसका क्या रहता है, आपका डिसएडवांटेज रहता है इन द केस ऑफ द फीमेल। ठीक है, फीमेल चाइल्ड, तो उसमें क्या करा देते हैं वो लोग, एबॉर्शन करवा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर से आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.4 जो कि है आपका STIs। ठीक है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Sexually transmitted infections STIs, infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections। ठीक है, तो ऐसे इन्फेक्शंस या फिर ऐसी डिजीजेस जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकती हैं उन्हें हम बोल देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर आप बोल सकते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, और वेनरियल डिजीजेस भी हम इनको बोलते हैं, दैट इज़ VD। इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, STI और VD। ठीक है, और आप इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके 3 नाम यहाँ पर हमें दिए हैं, तो तीनों को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तीनों की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अब देखो गोनेरिया, साइफिलिस, जेनेटिकल हर्पीज, क्लैमाइडियासिस, जेनेटिकल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शंस in the recent year HIV lead to the AIDS are some of the common STIs। ठीक है, ये तो हमारे जो गोनेरिया, साइफिलिस, जेनेटिकल हर्पीज, कैलामाइडियासिस, जेनेटिकल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, एड्स, ये सारे के सारे हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जो हमारा गोनेरिया होता है ना, ये हमारा बैक्टीरिया से फैलता है। साइफिलिस जो होता है वो भी हमारी बैक्टीरिया से ही फैलता है। ठीक है, जेनेटिकल हर्पीज जो होता है वो आपका वायरस से फैलता है। ठीक है, क्लाइमिडियामेसिस जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया से फैलता है। जेनेटिकल वॉर्ड जो होता है वो आपका एक वायरल डिजीज़ होता है जो कि वायरस से फैलेगा। ट्राइकोडर्मोनियासिस जो होता है वो आपका प्रोटोजोन से फैलता है। हेपेटाइटिस B जो होता है वो हमारा एड्स कॉज करता है, हेपेटाइटिस B जो होता है वो हमारा वायरस से होता है, और जो हमारा HIV होता है वो हमारा एड्स कॉज करता है। ठीक है, HIV जो होता है वो हमारा कौन है, आपका एड्स कॉजिंग वायरस है। ठीक है, अब देखो ये सारी आपकी क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस हैं, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो क्या होता है, आपका एड्स होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, आपका एड्स होता है। समझ गए आप लोग। अब देखो जो हमारा हेपेटाइटिस B है, जेनेटिकल हर्पीज़ है और HIV है। ठीक है, इनके अलावा जितने भी हमारे ये डिजीज़ेस हैं ये क्या हैं, आपके क्योरेबल होते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया आपको, हेपेटाइटिस B, जेनेटिकल हर्पीज़ और आपका HIV वायरस जो कि आपका एड्स कॉज करता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके नॉन क्योरेबल डिजीजेस होते हैं। ठीक है, और जो हमारे बाकी के हैं वो क्या होते हैं, आपके क्योरेबल होते हैं। ठीक है, ये जो हमारी और जो बाकी के बचे हुए ये सारे क्या हैं, आपके क्योरेबल डिजीजेस हैं।
ठीक है। ये सब हम इनको अगर हमारी अर्ली स्टेजेस में अगर हमको इनके बारे में पता चल जाता है तो हम इन्हें क्योर कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन क्योरेबल हैं और कौन कौन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस एंड इज़ डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 7। ठीक है। तो HIV जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 में। सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। तो याद रखना जो आपका हेपेटाइटिस B होता है और जो HIV होता है ये आपका इंजेक्शन नीडल्स वगैरह से भी आपका ट्रांसमिट हो सकता है, एक से दूसरे में फैल सकता है। विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आपने क्या करा इन्फेक्टेड पर्सन वाली नीडल यूज़ कर ली तो हेपेटाइटिस B या फिर जो आपका HIV है वो आपको भी हो सकता है। ठीक है। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमारी बॉडी में चढ़ा दिया गया तो भी हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस से भी ये हमारा फैल सकता है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस B, जेनेटिकल हर्पीज एंड द HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्योरेबल। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन मैंने पहले बता दी थी, एक बार फिर से देख लो। ठीक है। तो बोल रहा है कि हेपेटाइटिस B, जेनेटिकल हर्पीज और HIV के अलावा जितनी भी हमारी डिजीजेज होती हैं वो सारी की सारी आपकी कम्प्लीटली क्योरेबल होती हैं, उनको हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस B, जेनेटिकल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन को हम कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली तो हम इनको क्योर कर सकते हैं। अदर देन हेपेटाइटिस B, जेनेटिकल हर्पीज और HIV के अलावा जितनी भी हमारी डिजीज़ होती हैं अगर अर्ली स्टेजेस में हम इनको अगर डिटेक्ट कर लेते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो हम इनको क्योर कर सकते हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ डिजीज़ आर माइनर and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. in the genital region. Infected female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in early stages of the infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected person to going for timely detection and the proper treatment। तो देखो क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस में ये जो हमारी डिजीज़ेज़ होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ेज़ होती हैं, इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, जैसे कि ईचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन, स्वेलिंग वगैरह इन द जेनिटल रीजन, ये सबके इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। और फीमेल्स में तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि फीमेल्स में कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है, देयर आर नो सिम्टम्स। ठीक है। और बहुत टाइम तक अनडिटेक्टेड ही रह जाता है हमारा डिजीज़। ठीक है। और क्या होता है कि पहला कि हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं ना, और दूसरा क्या है कि सोसाइटी क्या बोलेगी अबाउट द STI जो हमारा रहता है ना, सोशल लोगों का रहता है दिमाग की डोंट नो कि पता नहीं क्या ही उनका सोच रहती है कि STIs के बारे में। तो इसकी वजह से भी जो लोग होते हैं वो आपका जल्दी से क्या करते हैं, आपका डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। ठीक है। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract। ठीक है। तो pelvic inflammatory disease हो सकती है, abortion हो सकता है, stillbirth हो सकता है। ectopic pregnancy क्या होता है कि आपका जो है ना एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कहाँ होने स्टार्ट हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ही। यूट्रस की जगह अगर कहीं और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो हम उसे बोल देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। और फिर उसको क्या करना पड़ता है, एबॉर्शन करवाना पड़ता है, अबॉर्ट करवाना पड़ता है क्योंकि वो सेफ़ नहीं होती है। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारी हमारी डिजीजेस हो सकती हैं। STI आर द मेजर थ्रेट ऑफ हेल्थी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन and cure of disease are given prime consideration under the reproductive health care program। ठीक है। तो इनका डिटेक्शन अर्ली स्टेजेस में और इनको क्योर कैसे करना है ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में बताया जाता है। दो ऑल द पर्सन आर वनरेबल टू दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंट आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पीपल इन द एज ग्रुप 15 to 24 ऑफ ईयर। ठीक है। वैसे तो ये किसी भी एज के पीपल को हो सकती है लेकिन 15 to 24 ईयर्स के लोगों में ये ज़्यादा देखी गई है, दैट इज़ द यंगस्टर्स में। ठीक है। द एज ग्रुप विच यू ऑल्सो बिलोंग। ठीक है। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेफ़ रह सकते हैं इस टाइप के इन्फेक्शन से जब अगर हम इन सब चीज़ों को जो नीचे दे रखे हैं इनको फॉलो करते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है अब आपको। फर्स्ट देखो, अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। ठीक है। तो अननोन पर्सन से या फिर मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करने हैं फॉर द सेक्स। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग द क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन
एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोज विद द इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है आपका इनफर्टिलिटी, दैट इज़ 3.5 इनफर्टिलिटी। ठीक है, Our discussion on the reproductive health is incomplete without a mention of infertility। ठीक है, तो सब कुछ हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा, लेकिन जब तक हम इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारा डिस्कशन जो है वो क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। A large number of the couple all over the world include India are infertile। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड और हमारा इंडिया मिला करके ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो क्या यहाँ पे इनफर्टाइल हैं। ठीक है, दैट इज़ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि वो क्या कर पाते हैं, आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रोजेनी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, प्रेगनेंसी जो होती है वो फीमेल में नहीं आ पाती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई कपल ऐसा है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना उसने करा है फॉर द 2 years, है ना, और तब भी आपका जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पा रही है ना, देयर इज़ नो प्रेगनेंसी, या फिर आपका जो चिल्ड्रन है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं कि वो जो कपल है वो कैसा है, आपका इनफर्टाइल है। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर मोर देन 2 years एंड द रिजल्ट इज़ नो प्रेगनेंसी, उसको हम बोल देते हैं इनफर्टिलिटी। आगे देखो, द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल कंजेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल एंड इवन फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फिजिकल, कंजेनाइटल, कुछ आपकी डिजीजेस हो सकती हैं, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, हमारे कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिससे आपका कंसीविंग नहीं हो पा रही है ना। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन दैन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। ठीक है, तो इंडिया में क्या किया जाता है कि फ़ीमेल को ब्लेम किया जाता है कि चाइल्ड नहीं हो पाते हैं, तो है ना, चाइल्डलेसनेस के लिए फीमेल को ब्लेम किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर देखा गया प्रॉब्लम होती है मेल में। ठीक है, फीमेल को ब्लेम करने की जगह मेल को ब्लेम करना चाहिए अगर करना ही है तो। ठीक है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टाइल क्लिनिक्स एक्सेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड इनेबल दिस कपल टू हैव चाइल्ड। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, आपके कुछ हमारे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं जो आपका इनफर्टिलिटी से डील करते हैं, तो वहाँ अगर हम दिखाएं, डायग्नोस करवाएं, तो वो हमें क्या बता सकते हैं, एक करेक्ट ट्रीटमेंट बता सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम हो रही है, कपल जो है कंसीव नहीं कर पा रहा, तो ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं बाय सम जो हमारे इनफर्टाइल क्लिनिक्स हैं जो आपका डायग्नोस करने में मदद करते हैं, उनकी मदद से। ठीक है, हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, द कपल कुड बी assisted to have the child through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies ART। ठीक है, तो देखो अगर वैसे डायग्नोस करने के बाद भी मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ दिया डॉक्टर ने, लेकिन उसके बाद भी जो कपल है वो तब भी कंसीव नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका हमारा ART की मदद ले सकते हैं, दैट इज़ और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की मदद ले करके अपना जो चाइल्ड है उसका बॉर्न करवा सकते हैं। ठीक है, बच्चा जो है वो हमारा कंसीव कर सकती है कोई एक फीमेल। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, हमारी जो ART है वो बहुत सारी हो सकती हैं, आप देखो क्या क्या हैं, आगे देखते हैं। चलिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा IVF है जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, आपका आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, जैसे बिल्कुल होता आउटसाइड द बॉडी है, लेकिन बिल्कुल वैसी ही कंडीशन होती है जैसे इनसाइड होती है बॉडी में। दैट इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, दैट इज़ और ET इज़ वन ऑफ सच मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करा सकते हैं, एम्ब्रियो का हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ova from the safe wife or the donor and the sperm from the husband or the donor are collected and are induced to form the zygote under the stimulated condition in the laboratory। ठीक है, तो क्या किया जाता है ना कि आपका ओवा ले लिया जाता है फीमेल से और स्पर्म ले लिया जाता है हमारा मेल से, और फिर क्या करता है, हम इनको आपका लैब में इनका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, जाइगोट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन करवा करके हम क्या कर देते हैं, लेबॉर्ट्री में जाइगोट फॉर्म करके फिर हम क्या कर देते हैं, इसको फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, द जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर। अब अगर आपका जो जाइगोट है ना, वो आपका क्या है, अर्ली स्टेजेस में है, मतलब 8 ब्लास्टोमियर स्टेजेस में है, कुड देन बी ट्रांसफ़र इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अगर तो फिर आप क्या करोगे, अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है तो आप उसकी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा दोगे, और अगर फेलोपियन ट्यूब में अगर आप उसे ट्रांसफ़र करवाते हो तो उसे हम बोलते हैं जिफ्ट, दैट इज़ अ जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र।
एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस दैट इज कॉल्ड एज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। और अगर आपका जो एम्ब्रियो है उसमें आपके मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हैं तो हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करवाते हैं, यूट्रस में ट्रांसफ़र कराते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक है, टू कंप्लीट इट फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म्ड in vivo fertilization fusion of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। ठीक है, तो हम क्या करा सकते हैं, जो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं उनमें हम इन विवो फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं, और जिससे हमारा आपका जो फीमेल है वो क्या कर पाएगी, कंसीव कर पाएगी। ठीक है, जो कंसीव नहीं कर पाती है फीमेल्स उनके लिए। ठीक है, तो पहला हमने देखा आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। इन विवो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि हमने 2 टाइप से हम कर सकते हैं, एक है जिप्ड और एक है आपका IUT। ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र आप तब करवाएंगे जब आपका जो जाइगोट है वो आपका 8 ब्लास्टोमियर से कम वाली स्टेज में प्रेजेंट है। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आपके होंगे तो आप उसको कहाँ ट्रांसफ़र कराएंगे, यूट्रस में, इसलिए हम उसे बोल देते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका वही सेम टॉपिक है, ART ही है। उसमें हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है वो क्या है आपका, ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब दैट इज योर गिफ्ट ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक हमारा हेल्दी डोनर लेते हैं, है ना, फीमेल वाला ओवा, जो अगर ऐसा कोई फीमेल है जो आपका ओवम ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरी वाली वुमन से क्या लेते हैं, ओवम ले लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर जो हमारी जो वुमेन आपका कंसीव नहीं कर पा रही है उसके फेलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं ओवम का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज द अनदर मेथड टू अटेम्प्ट। लेकिन वो आपका इन्वायरमेंट सब प्रोवाइड कर सकती है, बस वो क्या है कि आपका ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है। तो ओवम हमने क्या लिया, कोई दूसरी फीमेल है उससे ले लिया, और फिर जो हमारी फीमेल जिसको जो चाहती है कंसीव करना उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया, और बस फिर उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो एम्ब्रियो का, जो हमारी वीमेन ने जो सुटेबल आपका इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है वो आपका फर्दर डेवलपमेंट उसी के यूट्रस में होगा। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नेक्स्ट हमारा है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज द अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच द स्पर्म इज इनडायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम स्पर्म को इंजेक्ट करवाते हैं किसमें, फीमेल के ओवम में। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculation could be corrected by artificial insemination, that is our AI technique. In this technique, the semen collected either from the husband or the healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. Intrauterine insemination, देखो क्या होता है, ऐसा होता है ना कितने बार कि आपका जो मेल है ना, उसमें क्या है कि वो आपका इंसेमिनेशन नहीं करवा पाता है। ठीक है, और या तो फिर करवा भी पाता है तो बहुत ही लो स्पर्म काउंट है। ठीक है, इस केसेस में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी टेक्निक होता है जिसमें सीमेन लिया जाता है फ्रॉम द हस्बैंड या फिर कोई भी आपका जो हेल्दी डोनर है उससे, और इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसमें, फीमेल के वेजाइना में या फिर यूट्रस में। अगर यूट्रस में उसको हम जो हमारा स्पर्म है उसका जो ट्रांसफ़र है डायरेक्टली आपका यूट्रस में करा देते हैं, दैट इज़ द इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, हम उसको बोल देते हैं ऑफ द फीमेल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फीमेल जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जो मेल है वो आपका प्रॉपर स्पर्म इंसेमिनेशन नहीं करवा पा रहा है, या फिर प्रॉपर स्पर्म के जो नंबर हैं वो फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्टीज इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारी जो टेक्निक्स हैं बहुत सारी हैं लेकिन बहुत ही प्रीशियस हैं, है ना, और कॉस्टली हैं, बहुत हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पर चाहिए। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज़ अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं ये हमारी जो कंट्री है उसकी कुछ ही आपकी सेंटर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस ये जो वाली हमारे जो सारी टेक्निक है ना, ART जो हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये हमारी क्या है कि कुछ ही हमारे सेंटर्स, हमारे जो इंडिया में कुछ ही सेंटर्स पे, कुछ ही सिटीज़ पे ही हमारी जो टेक्निक्स हैं ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, और मतलब सबके लिए अफोर्डेबल भी नहीं है क्योंकि थोड़ी कॉस्टली भी है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्ट्स आर ऑल्सो डिटरेंट इन adoption of this method since the ultimate aim of this procedure is to have the child। तो ultimate aim क्या है कि चाइल्ड हो,
ठीक है। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फनेज एंड डिस्ट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मेच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ सो, ठीक है। तो लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऑर्फनेज हैं, है ना, और क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अगर उनकी हमने केयर नहीं करी तो क्या होंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको हम गोद ले सकते हैं, ठीक है। ऑर्फनेज मतलब क्या, अनाथ आश्रम। तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, उनको गोद ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं, उनकी टेक केयर कर सकते हैं, है ना, उनका प्रॉपर सर्वाइवल हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो अडॉप्ट कर सकते हो आप किसी भी एक चाइल्ड को, कहाँ से, ऑर्फनेज से, अगर आपका एम क्या है कि आप क्या हो, चाइल्डलेस ना हो, ठीक है। आर लॉज परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कपल लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड, ठीक है। और हमारा जो लॉ है इंडिया का, वो भी क्या करता है, हमें परमिट करता है कि हम लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड को, और ये एक बेस्ट मेथड रहेगा अगर कोई क्या चाहता है, दे आर लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड, अगर कोई इफ़ दे वॉन्ट टू बी मदर एंड फादर, सो इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्या रहेगा कि अडॉप्शन कर लो किसी चाइल्ड का फ्रॉम द ऑर्फनेज और एनी अदर, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा इफ़ द कपल्स आर लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसकी समरी को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आऊँ टॉपिक वाइज, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँ कि जिसमें हम जो हमारे एनसीईआरटी के बैक में जो क्वेश्चन दिए हैं उससे डील करें, तो आप वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सारे 1 बाय 1 हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी वीडियो के थ्रू आपको समझा दूँगी, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगी कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो हमारे एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उनको आप एक बार पक्का पढ़िए, ठीक है। उसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट कर दीजिए कि अब आपको नेक्स्ट यूनिट कौन सी चाहिए, ठीक है। तो हमने अपनी जो हमारी यूनिट 1 थी वो हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो यूनिट 2 है वो कौन सी पढ़नी है, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए, तो मैं वही स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों ही चैप्टर हमारी जो यूनिट थी हमारी जो क्लास 12 की, है ना, उसमें हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी करा है, डिटेल में करा है। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।